नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग मेंसुरेशन 2D को स्टार्ट कर चुके हैं और मैं आप लोगों को बताऊं, अभी तक हमने वर्ग, समचतुर्भुज, त्रिभुज को पढ़ लिया है, उनके प्रकार को समझ लिया है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, वर्ग किस तरीके का होता है, कौन सा फॉर्मूला लगना है, समचतुर्भुज क्या होता है, उस पर कैसे सवाल आते हैं, सवालों को भी अब तक हम देख चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेंसुरेशन 2D के सारे लेक्चर को देख लीजिएगा। आज जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी अंत में जब क्वेश्चन कराए थे तो यही बोला था कि मेंसुरेशन के अगले पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे और अगली आकृति आज हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से आप टाइम वेस्ट ना करते हुए आप जल्दी से हेडिंग बना लीजिएगा समलम। ठीक है, पेपर में अब कभी भी आपका समलम का सवाल नहीं गलत होगा, वर्ग का सवाल गलत नहीं होगा, समचतुर्भुज का सवाल गलत नहीं होगा, त्रिभुज का सवाल भी गलत नहीं होगा। बस वीडियो के साथ बने रहें आप लोग। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरी वीडियो जरूर देखें। यदि आप पूरी वीडियो नहीं देख रहे हो, बीच बीच में अलग आप देख रहे हो, तो उससे आप लोगों को कभी भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, तो आपने थोड़ा सा टाइम निकाल करके इन चीज़ों पर ध्यान देना है। समलम को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है भाई, आप जल्दी से अपने नोट्स में लिखते जाएं। इसको कई बार ट्रेपेजोइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रेपेजोइड। और कई बार पेपर में तो हिंदी में ऐसा भी लिखा आता है ट्रेपेजियम। तो आप समझ जाना ये कौन सी आकृति है, मेंसुरेशन की कौन सी आकृति है, समलम आकृति है। ठीक है, अब ये समलम आकृति होती किस टाइप की है उसको एक बार देख लेते हैं। समलम आकृति कुछ इस टाइप की होती है, जैसे आपने वर्ग की आकृति बनाई थी, जैसे आपने त्रिभुज में समझा था कि त्रिभुज की आकृति किस टाइप से बनती है, वैसे ही समलम जब कभी भी आकृति बनेगी तो आप इस तरीके से आकृति बनाओगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं आपने देखा होगा। जब कभी भी आप कहीं घूमने गए हैं तो नदी किनारे आपने देखा होगा कि जब नदी खाली हो, मैं तब की बात कर रहा हूँ, जब नदी खाली हो और नदी के साइड में अगर आप चल रहे हैं ऊपर, तो जब नदी खाली अगर है तो अगर आप नदी के बिल्कुल बीच में जाकर के अगर आप देखेंगे, मान लीजिए मैं बीच में नदी के अगर खड़ा हूँ तो उसके जो किनारे होते हैं वो कुछ इसी से, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ नदी के बीच में, ठीक है, जब खाली है तब की बात चल रही है, तो आप देखेंगे कि किनारे कुछ इस तरीके से आते हैं। ठीक है, इस बात को ऑब्जर्व कीजिए आप लोग। तो इसका मतलब नदी अपने आप में ट्रेपेजियम का एक बेस्ट एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे आपने वर्ग के एग्जांपल को देख लिया होगा, वर्गाकार सीट भी होती है, त्रिभुजाकार आपने कई बार गेट भी देखे होंगे, गेट पर कुछ डिजाइन वगैरह बना दिए जाते हैं, उसी तरीके से तो ट्रेपेजियम भी नदी के एग्जाम्पल पर आधारित है। मतलब नदी अपने आप में बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? ट्रेपेजियम का। और दूसरा एग्जाम्पल है डस्टर। जैसे मैं ये डस्टर आप लोगों को दिखाऊं, ये डस्टर तो वैसे ट्रेपेजियम का आकार का नहीं है, एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है, लेकिन आपने डस्टर आपने अक्सर देखे होंगे, डस्टर का आकार भी कुछ इसी तरीके से होता है। मतलब हम ऊपर से उसको इस तरह से पकड़ते हैं और यहाँ पर क्या लगी होती है, इस तरह से ये आपकी सीट लगी होती है जिससे हम उसको रफ करते हैं। तो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो उन आकृतियों को किस तरह से, उनका किस तरीके से क्या क्या निकलेगा उनको एक बार बता देता हूँ। इसमें भी आपसे यही पूछा जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दूँ, क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा? एरिया, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिए जो डायरेक्ट है। ठीक है, जो मैथमेटिशियन ने बता रखा है, और वो क्या है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। जैसे मैं यहाँ पर नामकरण करना चाहूँ इस आकृति का ABCD, तो देखो समांतर भुजाएं क्या होंगी? समांतर भुजाएं हमेशा वो भुजाएं होती हैं जो आपस में कभी ना मिलें। जैसे अगर मैं यहाँ से दोनों को अगर हटा दूँ, ठीक है, इस टाइप से इन दोनों को अगर यहाँ से हटा दूँ तो आप समझ रहे होंगे। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता जाता हूँ तो ये दो भुजाएं ऐसी हैं AB और DC जो कभी नहीं मिलने वाली है, जो कभी भी नहीं मिलने वाली है। एक एग्जाम्पल अगर समांतर भुजाओं का अगर हम देखना चाहें तो आपने देखा होगा रेलवे लाइन कुछ इसी टाइप की होती है। रेलवे लाइन भी अपने आप में समांतर भुजाओं का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, रेलवे लाइन भी कभी आपस में नहीं मिलने वाली है। तो समांतर भुजाएं समझ गए होंगे। समांतर भुजाएं वो भुजाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती है। असमांतर भुजाएं आगे जाकर के मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं AD और BC की बात करूं और इनको आगे बढ़ाऊं तो देखो कहीं इस पॉइंट पर जाकर के वो मिल जाएंगी। क्लियर है? ठीक, समांतर और असमांतर को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में कई बार डायरेक्ट चीजें बोली जाती हैं कि समांतर भुजाएं ये हैं, असमांतर भुजाएं ये हैं। अब अगर मैं समांतर भुजाएं A बोल दूं, इसको B बोल दूं, तो इसका मतलब डायरेक्ट जो फॉर्मूला बनेगा 1/2 समांतर भुजाएं कितना हो चुकी हैं, A + B गुणा कितना H।
ये बात सबको समझ आ गई, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। उसके बाद और इसमें विकर्ण कैसे हम बनाएंगे, विकर्ण मतलब डी से, मैंने आपसे बोला भी था, विकर्ण एक वो शब्द होता है जो एक कोने से दूसरे कोने को टच किया जाता है, वो भी तिरछा। वैसे ही यहाँ पर दो विकर्ण हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को मालूम पड़ चुका है कि क्षेत्रफल का यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा क्या ऊंचाई। अब इस पर आधारित सवाल, अब देखो सारे सवाल जो हम बनाएंगे वो इसी से नहीं बनाने वाले हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आएंगी जो सवालों के माध्यम से हम समझेंगे कि सवाल में क्या दिया हुआ है और किस तरीके से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। बस इतना सा ध्यान रखिए, अगर मैं किसी कटर से अगर इसको काटना चाहूँ, इस आकृति को यहाँ से जहाँ पर ये लाइन है, और इस तरह से अगर सीट निकलेगी तो वो अपने आप में क्या होगा, समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है। बात समझ आ गई। अब इसके कुछ सवालों की ओर बढ़ते हैं, वो सवाल किस किस तरीके से पेपर में पूछे गए और हम उनको किस तरह से बनाएंगे। समचतुर्भुज ट्रेपेजियम के नियम को अभी तक हमने सीखा, और उसका जो नियम है क्षेत्रफल का 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, वो कहाँ कहाँ पर लगेगा और किस किस तरीके से लगने वाला है, उसको आगे देख लेते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से, ठीक है। पहले सवाल की ओर रुख करते हैं। पहला जो सवाल है उसको एक बार देखें। समलंब की आकृति है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हम क्या बना लेंगे, समलंब। ये आपका क्या बन चुका है, समलंब, ठीक है। इतना काम आपने करना ही पड़ेगा भाई। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है तो फिर आप क्वेश्चन को देखते साथ आंसर कर लोगे, ये मुझे इतना विश्वास है, ठीक है। चलिए, उसने कहा कि दो समांतर, अब समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं भाई ए बी और डी सी। अब इसमें बड़ी कौन सी है, ए बी बड़ी है भाई। ये कह सकता हूं ना कि ए बी इज ग्रेटर देन डी सी, ऐसा तो है, इतनी बात समझ आ रही होगी। तो इसका मतलब दो समांतर भुजाएं, तो इसका मतलब 6 को नीचे रखोगे या ऊपर, ये हल्की सी आपकी रीजनिंग मजबूत होनी चाहिए। यहाँ पर क्या कह सकते हो, 6 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आएगा। और उसने बोला कि यदि समलंब की ऊंचाई, तो कहने का मतलब ये एच आपको दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर। अब इतना देने के बाद अगर मुझे क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अगर वहाँ पर जल्दी से अगर मैं प्रैक्टिस अगर नहीं करके गया तो जल्दी से नहीं आने वाला है, ठीक है। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, 8 और 6 कितना हो गया, 14, यहाँ पर लिख दिया। और ऊंचाई कितनी है, 4। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 चौक कितना हो चुका, 28। ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है। इतना आसान सवाल भी पेपर में पूछ लिया जाता है फॉर्मूले पर आधारित। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ये सवाल, ठीक है। दूसरे सवाल में ऐसी क्या बात है, सबसे पहला काम डायग्राम बनाएं। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं भाई जल्दी से। समलंब का ही सवाल है क्योंकि समलंब हम पढ़ रहे हैं। उसने क्या क्या बोला है हमसे क्वेश्चन में, उसने बोला है कि समलंब आकार के क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये का होगा, यहाँ पर का होगा, इसको सही कर लें। समलंब आकार का क्षेत्रफल 450, समलंब आकृति का क्षेत्रफल, ये आकृति बिल्कुल ठीक है, समलंब आकृति का क्षेत्रफल 450 वर्ग सेंटीमीटर है। समानांतर लंबाइयों का अनुपात, कहने का मतलब ये 3x है तो ये कितना है, 2x है। अच्छा, ये x क्यों मान लिया, क्योंकि 3 और 2 एग्जैक्ट यहाँ पर भुजाएं नहीं है इसकी, ठीक है, समांतर भुजाएं नहीं है रेशो में, तो इसलिए मैंने 3x और दूसरे को कितना माना है, 3x माना है। इतनी बात क्लियर हो गई। उनके बीच की दूरी, इसका मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है आपको कितनी, 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, जो भी दिया जाए। समानांतर भुजाओं की लंबाई का योग बताइए। तो मैं सबसे पहले यहां पर लिख ही लेता हूं ना, समानांतर भुजाओं की जो पूछा गया लंबाई का योग, ये पेपर में नहीं करना है इतना काम, तो वो कितना हो जाएगा भाई, 3x + 2x, टोटल कितना हो चुका है, 5x। तो कहने का मतलब मुझे x का मान यहाँ पर सही है। अब x का मान जिसने निकाल लिया वो क्वेश्चन को आंसर बना पाएगा। इतना हो चुका है, ठीक है। उसने बोला समलंब का क्षेत्रफल इतना है। भाई मेरे हिसाब से क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 3x + 2x गुणा ऊंचाई दे रखी है 15। ये बात सबको समझ आ रही है। समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई का आधा क्षेत्रफल होता है किसका, समलंब का। अब कितना दे रखा है उसने, ये दिया हुआ है कितना, 450। तो रख देते हैं यहाँ पर 450 बराबर 1/2, क्लियर है, 5x इंटू कितना, 15। इतनी बात समझ आ गई। जब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 बार, सही है। ये 5 से 6 बार गया और 6 का डबल कितना हो चुका है, 12। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप x की जगह पर क्या रखेंगे, 12। तो 12 का 5 गुना कितना होता है, 60। ये आपके सवाल का उत्तर है। कहने का मतलब दोनों भुजाएं अगर आप इन दोनों को योग करोगे तो कितना आएगा, 60। अच्छा, एक मिनट,
सवाल कोई जरूरी थोड़ी ना यही सवाल पूछा जाए। सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए बड़ी भुजा बताइए समलम की, तो बड़ी भुजा तो यही है। तो हमारे पास x का मान कितना आया था 12, तो 12 गुणा 3 कितना हो जाएगा 36। छोटी भुजा पूछी जाए तो 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा 24। भाई 24 को और 36 को जोड़ेंगे तो बाकी कितना आएगा 60 आएगा। इतनी बात समझ आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमें करने हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को वीडियो को बार बार देखना है और आप लोगों को बस यही ध्यान देना है सिलेक्शन तक। जितनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर करके जाओगे उतना आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं रहेगा। सही है। एक समलम की दो समांतर, सबसे पहले समलम का डायग्राम ही बना लेते हैं। जो जो उसने दिया है उसको एक बार देख लेंगे। ये बन चुका है भाई समलम ए बी सी एंड डी। अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हो भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही आप लिखें, कुछ भी लिख सकते हो। इतना मैंने बना लिया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मुझे याद है। उसने क्या पूछा समलम का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले लिख ही देते हैं समलम का क्षेत्रफल या समलम आकृति का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का मतलब समझ रहे हैं, अगर आप इसको काटोगे, इसको बाहर निकालोगे तो जो सीट बाहर निकलेगी उसका क्षेत्रफल। जैसे मैं बात करूं आपसे, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक सीट है और ये अपने आप में क्षेत्रफल भी है, ठीक है। इसने क्षेत्रफल घेरा हुआ है, इसकी बात चल रही है। तो समलम का क्षेत्रफल अगर बात करें तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अभी तक समांतर भुजाएं हैं क्या आपके पास? समांतर भुजाओं की लंबाई 28 और 40। आप मुझे बताओ 28 तो ऊपर लिखोगे और 40 कहाँ लिखोगे? नीचे। यहाँ पर लिख दिया मैंने। इतनी बात क्लियर हो गई। और क्या दिया? यदि इनकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं की लंबाई, अन्य दो भुजाओं की लंबाई समझ रहे हो? इसका मतलब ये AD दे रखा है 12, तो इधर भी कितना दे रखा है 12, ठीक है। तब समलम का क्षेत्रफल बताइए। भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। एक बात बताओ, 1/2 28 और 40 टोटल कितना हो जाएगा? 68 गुणा h। अगर मुझे h मिल जाए इस क्वेश्चन में तो मैं क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकता हूं। बस h निकालने का, h फाइंड आउट करने का मेन फंडा है यहाँ पर। कैसे निकालेंगे अब जरा ध्यान दो। उसने क्या बोला, ये 28 है, ये 40 है, ये 12 दे दी है, ठीक है। अब ऊंचाई हमें निकालनी है। अब जरा ध्यान दीजिए क्या करने वाले हम लोग। अब हमें क्या करना है, एक बात जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इस वाली लाइन को यहां से कट करूं, ठीक है, समझते जाना भाई, ये कितने सेंटीमीटर की या कितने मीटर की थी? 12 की। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे ना बढ़ा लूं? यहां पर 12 लिख देता हूं। आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे h निकालनी है, हाइट निकालनी है। किसकी? समलम की। अब ये 12, ये 12। अब ये वाली जो लाइन है ना, कोई जरूरी नहीं है आप यहीं पर रखो, इसको इस तरीके से टच करना है, मतलब इसको ऐसे आगे पीछे ऐसे फिक्स करना है कि अगर ये ऊपर का मान 28 है तो इधर भी आपने 28 छोड़ देना है। मैं मान लेता हूं यहां पर ये M पॉइंट है। क्लियर होगी बात? अगर ऊपर 28 है तो नीचे इधर इस लाइन को ऐसे मतलब आपने रखना है, इसको आगे पीछे ऐसे करना है कि उधर उधर कितना रहे 28। ये पूरा का पूरा कितना है? 40। ये बात सबको समझ आ रही है? ये पूरा का पूरा कितना है? 40। आप मुझे बताओ, यदि 28 मान आ चुका है आपका 40 में से, तो कितना बचा होगा? 12, ठीक है। अब आप मुझे जल्दी से बताओ, इतना काम करने के बाद आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहां से ये एक क्या बन चुका है? त्रिभुज बन चुका है। और त्रिभुज कौन सा? अभी त्रिभुज पढ़ा था ना इससे पहले हमने, इससे पहले वीडियो में पढ़ा था। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर आ जाएं, क्योंकि 12 + 12 + 12, ये 12 अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देख ले। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, वो त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसकी h कैसे निकालेंगे? आप मुझे बताओ, भुजाएं तो दे रखी है ना, तो बड़े आसानी से ऊंचाई निकाल लेते हैं। और ऊंचाई का क्या फॉर्मूला है? √3/2 गुणा भुजा। और भुजा हमारी आ चुकी है कितनी? 12। ये आ चुकी है ना 12 समबाहु त्रिभुज की। जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो ये कितना हो चुका है? 6√3 यहां पर रख दिया, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन के फॉर्मूले को देखा था तो समलम का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही था, h हमारे पास नहीं थी। जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 3 बार। 8 या 24, मतलब लास्ट में 4 आएगा। ये आंसर खत्म, ये आंसर खत्म, ये दो आंसर वैलिड है। क्लियर होगी इतनी बात? ये हो चुका है 8 या 24, 2 6 या 18, तो कितना हो चुका है? 204√3 आना चाहिए। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद और बढ़िया सवाल देखते हैं, जो समलम के
आधार पर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए और उसमें नई नई तरीके से, जैसे अभी यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर क्या बना है, अभी बना है केवल समबाहु त्रिभुज, अभी यहाँ पर बनेगा विषमबाहु त्रिभुज, अभी यहाँ पर बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज, सही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होगा कि यहाँ पर कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ऐसे सवाल भी आएंगे, तो उन सवालों को देख लेते हैं अभी, ठीक है। समलंब आकृति के कुछ नए सवालों की ओर, जो सवाल थोड़े से डिफरेंट है और पेपर में बार बार उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो पेपर में ज़्यादा पूछे जाने की है। देखिए क्या है पहला सवाल, समलंब आकृति, सबसे पहले डायग्राम समलंब का बनाएंगे, बना लेते हैं भाई। समलंब आकृति, लास्ट क्वेश्चन तो सबको समझ आ गया था ना, ठीक है। उसी तरीके से समलंब आकृति हमने बना ली। भुजाएं 20 और 10 सेंटीमीटर हैं तथा असमांतर भुजाएं 13। इसका मतलब ये 13 इधर रहने वाला है, ये 13 इधर रहेगा, ये 10 इधर, ये 20 इधर। सबको बात समझ आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन में हमने ये किया था, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, उसने पूछा हमसे क्षेत्रफल किसका, समलंब का, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समलंब का क्षेत्रफल क्या रहने वाला भाई, 1/2। याद रहेगा फॉर्मूला, जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। 1/2 समांतर भुजाओं का योग 30 गुणा ऊंचाई। जिसने ऊंचाई निकाल ली वो क्वेश्चन को कर लेगा बड़ी आसानी से। कुछ नहीं है इन सवालों में, बस एक बार प्रैक्टिस करनी है आपने। एच कैसे निकलेगी जरा दोबारा ध्यान दीजिए। मैंने क्या काम करना है, इस 13 को यहाँ से खत्म करना है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं इसी को क्यों फिनिश कर रहा हूँ, मैं इसको भी फिनिश कर सकता हूँ, इधर भी ऐड कर लूँगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, उसके लिए जब मैं आप लोगों को लास्ट वाला क्वेश्चन बताऊंगा तब मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जैसे ही मैंने इस 13 को यहाँ से रिमूव किया, इसको ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ कि ऊपर अगर 10 है तो इधर की साइड भी ये ना, ये वाली जो है इधर, ये भी 10 रह जाए। तो इसका मतलब इस पॉइंट को क्यू मान लेते हैं। तो क्यू भी तक का मान 10 है, तो आप मुझे बताओ ये पूरा कितना है, 20। और अगर ये पूरा 20 है, दिखाई दे रहा है ना सभी को, अगर ये पूरा 20 है तो 10 ये आ चुका है, तो कितना बचा 10, ये 13 यहाँ से इधर उठ के आ गया था। अब आप मुझे बताओ ये यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, 13 13 10। देखने से पता चला आप लोगों को ये त्रिभुज बना है कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 2 भुजाएं बराबर और 1 भुजा असमान। देखो 13 13 10। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया भी था, आप तुरंत लंब डालिए और लंब हमेशा 90 डिग्री पर डाला जाएगा। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ एन पॉइंट। ये एन बिंदु क्या करेगा, इस पूरी भुजा को बराबर रेशो में काट देगा। इसका मतलब ये पूरा कितना है, जिनको बात ना समझ आए वो वीडियो को 2 बार देख लें बस, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में तो ये बस ये होता है कि हम एक बार बोल दिया, उसके बाद दोबारा बोलने में फिर बार बार क्लास पूरी डिस्टर्ब होती है। यहाँ तो आप केवल इतना काम कर सकते हैं, हल्का सा पीछे कीजिए वीडियो को, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा मान AQ तक का मान कितना है 10। तो आप मुझे बताओ AN का मान कितना हो जाएगा 5। इतनी बात क्लियर है। इसको आप देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज। आप इधर से भी निकाल सकते हैं भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये 13, ये 5, क्या बचा 12। क्लियर हो गया होगा, बस ऊंचाई आ गई। तो यहाँ पर आप ऊंचाई रख दीजिए 12। इस आकृति की ऊंचाई आप लोगों को मिल चुकी है 12। और जैसे ही आकृति अगर 12 मिली है तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 6 तिया कितना होता है 18। 180 आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर। ये सवाल सबको समझ आ गया होगा, शायद नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल किस तरीके का है, इस सवाल के अंदर फिर से क्या कहा, समलंब आकृति की समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर लंबी हैं। यदि समानांतर भुजाएं दोनों बराबर हैं, प्रत्येक का मान 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये बन गया डायग्राम, ठीक है, ये बन चुका है डायग्राम। ABCD, इसको N पॉइंट मान लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तुरंत लिख दें, 1/2। उसने बोला है कि 25, ये पूरा मान 25 है। समानांतर भुजाएं दे रखी है, ऊपर कितना दे रखा है 13। ऊंचाई आपको नहीं दे रखी, प्रत्येक असमान भुजा का मान दे रखा है आपको कितना 10 10। तो कहने का मतलब अगर मैं समानांतर भुजाओं का योग करूंगा तो ये हो जाएगा भाई 5 और 3 8, ये 38 हो जाएगा गुणा H। जिसने H निकाल लिया फिर से वो क्वेश्चन को जल्दी कर लेगा। अब देखो किस तरह से रिलेट करेंगे इसको। आप मुझे बताओ ये मान कितना रहने वाला है, इस मान को यहाँ से हटाया होगा, ये 10 रह गया, इधर बन चुका है ना एक त्रिभुज। और ये त्रिभुज देखो कौन सा बना, आप मुझे बताओ ये आपका कितना है 13। इस पॉइंट को मैं क्यों लिख लेता हूँ, अगर ये 13 है तो इसको ऐसे फिक्स किया जाता है कि आप यहीं पर इधर की साइड 13 छोड़ दें,
तो ये पूरा का पूरा कितना है 25 है। ये मान अगर पूरा 25 है, ये बात अगर किसी को नहीं समझ आई तो इधर देख लीजिएगा। अगर मैं कहता हूँ ये पूरी छड़ अगर 25 सेंटीमीटर की है और इतनी केबल कितने की है 13 सेंटीमीटर की है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए 25 में से 13 कम करेंगे, और 25 में से 13 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 12। तो आप इसको लिखें जल्दी से 12, ये हो गया 12। और जैसे ही 12 हुआ तो आप मुझे बताओ, फिर से ध्यान दीजिए, ये 12 ये 10 ये 10। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं अगर आपको दी गई हैं तो ये ऊपर जो त्रिभुज बना है उसका नाम क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर 1 भुजा असमान। अब ये एन पॉइंट क्या करेगा? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में जब आप डी से कोई लंब डालते हैं तो ये पूरा का पूरा 2 रेशो में इसको काट देगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा? 6 10 के साथ 6 आ गया, क्या बचा? 8। तो इसका मतलब इस ट्रेपेजियम का, इस ट्रेपेजॉइड का जो आपका हाइट मिल चुका है वो कितना? कितना मिल चुका है? 8। आप यहाँ पर 8 फिक्स कर दीजिएगा। अब इसको काट लेते हैं। काटने के बाद ये कितना हो जाएगा? 2 19। सही है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो आप मुझे बताओ 19 8 जा, या तो फिर इस तरीके से देख लीजिएगा कि 9 8 जा मतलब 9 8 72, लास्ट में 2 आएगा। तो कहने का मतलब आपके सवाल का उत्तर ये तो हो नहीं सकता है। ये बात सबको समझ आई? अब आप मुझे बताइए 19 8 कितना होता है? 152। ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ। कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है? आपको अच्छे से सारी बातें क्लियर समझ आ जाएंगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल में है ABCD एक समलंब आकृति जिसमें AB समांतर है DC के। AB बराबर दे रखा है 78 सेंटीमीटर, CD बराबर 52 सेंटीमीटर। ठीक है, आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तरह की आप लोगों को कुछ मेजरमेंट दिए हो उसने। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को वो बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? बस वही क्वेश्चन में आप लोगों को ने समझना है। अगर मैं लिखता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, 200 वर्ग मीटर है, तथा आधार की लंबाई 20 मीटर है। आधार की लंबाई 20 मीटर है, तब त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। कहने का मतलब ये हो गया, इस क्वेश्चन पर आने से पहले इस सवाल को समझ लेना हमें बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो चीजें हमें समझनी है उसको इस क्वेश्चन से हेल्प ली जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, कहने का मतलब एक त्रिभुजाकार आकृति। आप मुझे बताओ, अगर त्रिभुजाकार आकृति का अगर आपको क्षेत्रफल दे दिया गया, मतलब ये पार्ट अगर आपको दे दिया गया और आधार अगर 20 मीटर दे दिया गया, तो आपसे ये मान अगर पूछा जाए तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? मैंने आपसे बता रखा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला एक ही हम लगाएंगे जब आपको आधार दिया जाए और साथ में ऊंचाई अगर पूछ ली जाए। तो क्या फॉर्मूला होगा? आधार गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना? क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो अभी हमने माना 1/2, आधार कितना है 20 गुणा कितना ऊंचाई। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से ऊंचाई निकालना बड़ा आसान है, नहीं है ना? बड़े आसानी से हम क्या बता सकते हैं? ऊंचाई को बता सकते हैं। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि अगर किसी भी त्रिभुज का अगर आप लोगों को एक क्षेत्रफल दे दिया जाए और साथ में आधार दे दिया जाए तो बड़े आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं? ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूं। ये इस क्वेश्चन में कहां पर किस तरीके से अप्लाई की जाएगी बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। अब देखो, समलंब का क्वेश्चन है तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या बनानी है? आकृति बना लेनी है। तो सबसे पहले आकृति बनाते हैं इस तरीके से, जो मान दिया है उसको फिक्स कर लेंगे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ABCD, उसने बोला कि 2 समांतर भुजाएं हैं, जो कौन कौन सी हैं? AB और कौन सा? DC। तो कहने का मतलब AB और DC हमने बना लिया है, समांतर है। और मैंने पहले भी कहा है कि समांतर भुजाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती। AB का मान आपको दे रखा है कितना? 78। यहाँ पर लिख देता हूँ, सेंटीमीटर है, ध्यान रखेंगे। 52 सेंटीमीटर किसका मान दे रखा है? CD का, यहाँ पर लिख दिया 52। ये CD 52 सेंटीमीटर की है। AD बराबर 28, ये लिख दिया हमने। और BC का मान दे रखा है कितना? 30। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है। अब अभी तक देखो हमने क्या करना है, हमें बताना है आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आकृति का क्षेत्रफल बताने के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा जो अभी तक हम समझ के आए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो 1/2 A + B हमारे पास आ चुका है कितना? ये हो जाएगा भाई 130 गुणा कितना? H।
अगर इस क्वेश्चन में मुझे फिर से अगर ऊंचाई मिल जाए इस त्रिभुज इस आकृति की, तो बड़े आसानी से हम क्या बता सकते हैं, इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/2 हमारे पास आ चुका है, 130 हमने फाइंड आउट कर लिया है। कैसे? क्योंकि समांतर भुजाओं का योग 78 + 52 रहने वाला है। अब क्या करेंगे, देखो फिर से देखो आपने वही काम करना है, यहां से इस 30 को हटाइए और इस 30 को यहां पर जोड़ दीजिए। इस पॉइंट को कुछ इस तरह से फिक्स कीजिए कि 52 ऊपर लिखा हुआ तो इधर 52 रहे, ठीक है। और यदि पूरी की पूरी माप 78 सेंटीमीटर की है और 52 मान उधर आ चुका है, तो इसका मतलब ये पूरी रोड अगर 78 सेंटीमीटर की है और उधर से मतलब जो ये क्यू पॉइंट अगर मैं यहाँ पर मान लूँ, क्यू बी का मान कितना लिख दिया हमने 52, एज इट इज सेम। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ 78 में से अगर मैं 52 घटाऊंगा तो कितना बनेगा भाई? ये बन जाएगा आपका 26। ये बात सबको समझ आ गई? क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे चल लेते हैं। अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूं तो इसका मतलब मैं क्या बताने वाला हूं, समलंब की ऊंचाई। तो देखो कैसे हम समलंब की ऊंचाई निकालेंगे। अब सबसे पहले तो जैसे अभी तक हमने सारे सवाल समझे, वैसे ही यहां पर देखा जाए तो 28, 26 और 30 तीन भुजाएं यहां पर है और एक हमें क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का नाम अगर हमें पता करना हो तो जरा काट के देखो, 2 से कट रहे हैं, ये बन जाएगा 14, ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा 15। तो कहने का मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट तो है नहीं। क्लियर है? ना ही ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ना ही समबाहु, सॉरी। तो कहने का मतलब हमें यहां पर क्या इस्तेमाल करना है, सबसे पहले तो हमें यहां पर क्षेत्रफल निकाल लेना चाहिए। आधार हमारे पास 26 है, हम क्या निकाल लेंगे, ऊंचाई। देखो किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। सबसे पहले अब हमें पता है कि यहां पर स्केलेन ट्रायंगल बना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एस, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला विषमबाहु त्रिभुज में, क्योंकि यहां पर विषमबाहु इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि प्रत्येक भुजा क्या है, अलग अलग है। तो s का मान निकालेंगे। s का मान कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं का योग, कहने का मतलब 28 + 26 + 30/2। क्लियर है? जब इसको जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 84/2, और 84/2 का मतलब हो चुका है कितना, 42। यहां तक क्लियर? अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। भाई क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं और क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, s - a मतलब 42 - 30, किसी को भी a मानो, बस दोबारा मत मान लेना उसको। तो 42 में से अगर हम 30 को घटाएंगे, 42 में से 30 को घटाएंगे तो 12 बचेगा। 42 में से अगर हम किसको घटाएंगे, क्योंकि s माइनस फिर होगा b, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 42 माइनस कितना 28, तो ये हो जाएगा कितना 14। ये बात सबको समझ आ गई? ये हो क्या रहा है, ये 42 यहाँ पर क्यों लिखा जा रहा है, s - a, s - b, s - c। अब यहाँ से अगर वैल्यू को फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 6 7 इंटू 4 × 3। बात समझ आ रही होगी सभी को? या फिर इसको लिख लेते हैं 6 का डबल गुणा 16 गुणा 7 का डबल। सही है? जो जैसे यहाँ पर 6 6 कितना होता है 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। कितना होता है 6। तो हम इसको बाहर कर लेते हैं, या फिर सबसे आसान तरीका यही होता है, अगर आपको 2 6 दिखाई दे रहे तो 1 6 को बाहर कर लीजिए। ठीक है? ये क्या आ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा 1 2 7 दिखे, 1 7 को बाहर ले लो। यहाँ पर कितना है 16 है, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 2 2 दिखाई दिए तो इसका मतलब 1 2 आएगा। अब ये आपका क्या हो चुका है, क्षेत्रफल किसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, ऊंचाई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोगों को सबको क्लियर हो रहा होगा। यदि मैं ऊंचाई अगर निकालना चाहूँ तो 1/2 आधार हमारे पास है 26 गुणा ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका है त्रिभुज का। ये वाला जो त्रिभुज बना था उसका क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका है 6 × 7 × 4 × 2। बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बस एक बार आपने प्रैक्टिस करके जाना है, उसके बाद बड़े आसानी से आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे आसानी से। अब हमने देखो क्या करना है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितनी बार गया भाई, 13 बार। ठीक है? तो कहने का मतलब हमारे पास जो ऊंचाई आ गई है इस त्रिभुज की, वो आ चुकी है कितनी, इस तरीके से। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये नंबर आगे कटेंगे। क्लियर है? यहाँ तक अगर आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया है अपनी डायरी में, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूं, जिससे कि मैं h का मान यहाँ पर फिक्स करके अपने क्वेश्चन का आंसर कर लूँ। तो जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा उसके बाद ये तो क्लियर हो गया होगा ना सबको। 1/2 130 मेरे पास पहले से है, ऊंचाई आ चुकी 6 × 7 × 4 × 2 डिवाइड बाई कितना 13। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि यही चीज हमने यहाँ पर लिख ली है और ऊंचाई का मान हमारे पास पहले से अभी आ चुका है, वो पूरा मान हमने लिख लिया। देखो कितनी बार गया, 10 बार। क्लियर है? यहां से अगर देखें तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि 5 यहां पर चल रहा है
और सम संख्या यहाँ पर है 0 आएगा, तो कहने का मतलब 0 आएगा, ये ऑप्शन वैलिड है, ये ऑप्शन वैलिड नहीं है, ये ऑप्शन वैलिड नहीं है। कितने ऑप्शन वैलिड हुए? 2। यहां तक क्लियर है सभी को? अब आगे देखते हैं। देखो ये आपको अगर दिखाई दे रहा है तो यहां पर दिखाई दे रहा है कितना, मतलब 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 2। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो शायद मेरे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब आगे चेक करते हैं। देखो ये तो 9 से विभाजित होने वाली संख्या है, और ये जो संख्या है, ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, ये आपको 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, और साथ में 3 से विभाजित होने वाली संख्या। कहने का मतलब आंसर तो हमें मिल चुका है। आंसर कितना है? 1680। और अगर इसको पूरा मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30 गुणा 7 गुणा 4 का डबल कितना? 8। सही है। अब ये हो जाएगा 7 या 21 गुणा कितना? 8। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो तो आप लोगों को थोड़ी संतुष्टि होगी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1680 है। ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चंस जो हमने अभी तक समलम के देखे, उन क्वेश्चंस को करेंगे प्रैक्टिस सीट के माध्यम से। क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा कराने वाला हूं। ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन हमारे रेडी हो जाएंगे, आप लोगों को वो क्वेश्चन यहाँ पर लगाने के बाद एक एक क्वेश्चन हम 50-50 सवाल समलम के, 50 सवाल आपके समचतुर्भुज के, जो आकृति हम पढ़ चुके हैं उनको सवालों के माध्यम से देखेंगे। अभी केवल हम समझ रहे हैं इसका बेसिक कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी जल्दी एडजस्ट किया जाता है। सही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की वीडियो के साथ। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक और साथ में अब चैनल को, ये आप ही का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को जो भी यहाँ पर वीडियो शूट हो रही है वो आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।